नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इस पूरी प्रक्रिया के मतलब एक तरह से नोट्स हैं, तारीखें, नाम, ज़रूरी घटनाएं। बिल्कुल। तो आज का मिशन है ये समझना कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आखिर बना कैसे। कौन थे वो लोग? हाँ, कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे बनाया और इस पूरे काम में कितनी मेहनत, कितना वक्त लगा। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की कहानी नहीं है। ये एक नए राष्ट्र के सपनों और आदर्शों को कागज पर उतारने की कहानी थी। राइट। और हमें वो दौर भी ध्यान में रखना होगा। मतलब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी, भारत में आजादी का संघर्ष वो अपने चरम पर था और देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा था। मतलब बहुत ही मुश्किल माहौल था। ऐसे माहौल में भविष्य के भारत की नींव रखना कोई छोटी बात नहीं थी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? हमारे सोर्सेस के मुताबिक इसकी जड़ें 1934 में मिलती हैं। हाँ, 1934। जब एम.एन. रॉय ने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का आइडिया पेश किया। और ये बात शायद कई लोगों के लिए नई हो। हाँ, कि ये कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनने से भी पहले का विचार था। सही कहा। इसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। ओके। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। असली मोड़ तब आया जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अच्छा। अब अंग्रेजों को युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, और इस वजह से वो भारतीयों से बात करने पर मजबूर हो गए। हाँ, और इसी मजबूरी में उन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजे जिनका जिक्र है हमारे सोर्सेज में। जी। 1940 का ऑगस्ट ऑफर, 1942 का क्रिप्स प्रपोजल और फिर 1945 का वेवल प्लान। हाँ। लेकिन ये सब एक एक करके खारिज कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस हर बार मना क्यों कर रही थी? वजह बहुत साफ थी। कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। पूरी आजादी। उन्हें पूरी आजादी चाहिए थी। जबकि ब्रिटिश सरकार ज्यादा से ज्यादा डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था उस समय? इसका मतलब था कि आपको स्वशासन का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन आप रहेंगे ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन। अच्छा। तो ये एक तरह से आधी अधूरी आजादी थी जो भारतीय नेताओं को अब मंजूर नहीं थी। तो एक मिनट, सारों तक ब्रिटिश प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के बाद अचानक 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान को हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। इसमें ऐसा क्या था? ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। कैबिनेट मिशन प्लान ने किसी एक पक्ष की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसा वर्केबल फॉर्मूला पेश किया जिसमें दोनों पार्टियों को अपने लिए कुछ ना कुछ दिखा। ओके। उसने एक ऐसी संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जो भारत का भविष्य तय करेगी, और इसी एक बात पर दोनों राजी हो गए। यहीं से असल में रास्ता खुला। और इस प्लान की डिटेल्स भी काफी दिलचस्प हैं। कुल 389 सीटें। 389, हाँ। इनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से चुनकर आनी थी और 93 सीटें रियासतों से मतलब प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होकर। नॉमिनेटेड, सही। ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड का सिस्टम थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये उस समय की राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है ना। कैसे? ब्रिटिश भारत में तो चुनाव करवाना संभव था, लेकिन उस वक्त 500 से ज्यादा रियासतें थीं जहां राजाओं का शासन था। ओह वाह। उन्हें सीधे सीधे चुनाव में शामिल करना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए नॉमिनेशन का रास्ता अपनाया गया ताकि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। और चुनाव का तरीका भी सीधा नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने 3 पसंदीदा कैंडिडेट्स को रैंक कर रही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके। अगर आपकी पहली पसंद को आपके वोट की जरूरत नहीं है या वो रेस से बाहर हो जाता है तो आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि छोटे से छोटे समूह की आवाज भी सुनी जाए। ये तो बहुत क्लेवर सिस्टम है। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, नतीजों का बड़ा टेक अवे क्या था? नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला, जिससे उन्हें संविधान बनाने की प्रक्रिया को दिशा देने का एक मैंडेट मिल गया। और मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने भी मुस्लिम आरक्षित सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने आगे के राजनीतिक टकराव और बंटवारे की नींव भी रखनी। राइट। इन्हीं नतीजों के बाद मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर देते हुए संविधान सभा का बॉयकॉट कर दिया। और फिर देश का बंटवारा हो गया। हाँ। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? बंटवारे के बाद सभा का भूगोल और गणित दोनों बदल गया।
जो सदस्य पाकिस्तान बन चुके इलाकों से आते थे वे सभा का हिस्सा नहीं रहे और सीटों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो अब सिर्फ 299 सदस्य बचे। हाँ, और इन्हीं 299 सदस्यों के कंधों पर आजाद भारत का संविधान लिखने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई। तो अब सभा बन चुकी थी, सदस्य तय हो गए थे, अब काम शुरू होना था। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। जी, यह एक परंपरा के तौर पे। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक दिन था। राइट। पहली बार भारतीय अपने देश का भविष्य लिखने के लिए आधिकारिक तौर पर एक साथ बैठे थे। उनके सामने कोई ब्रिटिश अधिकारी नहीं था। कोई नहीं, वो खुद अपने भाग्य के निर्माता थे। और इसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो दस्तावेज पेश किया जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। हाँ। ये क्या था और इतना जरूरी क्यों है? अगर संविधान एक इमारत है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका ब्लूप्रिंट या उसकी आत्मा थी। अच्छा। इसमें वो सारे आदर्श और सिद्धांत थे जिन पर आजाद भारत को खड़ा होना था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सब कुछ। और यही बाद में प्रियम्बल बना। बिल्कुल। यही रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। इसने पूरी बहस को एक दिशा दी। तो विजन तैयार था, संविधान की आत्मा तय हो चुकी थी। हाँ। लेकिन इस आत्मा को एक शरीर देने के लिए, मतलब कानूनों का एक ढांचा बनाने के लिए एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट की जरूरत पड़ी होगी। बहुत ज्यादा। यहीं पे कमेटी सिस्टम का रोल आता है ना? बिल्कुल। इतने बड़े काम को एक साथ नहीं किया जा सकता था, इसलिए सभा ने काम को छोटी बड़ी कमेटियों में बांट दिया। कुछ कमेटियां केंद्र की शक्तियों पर काम कर रही थीं, कुछ राज्यों के अधिकारों पर, कुछ मौलिक अधिकारों का मसौदा बना रही थी, तो कुछ अल्पसंख्यकों के हितों पर। और इन्हें हेड कौन कर रहा था? बड़े बड़े लोग, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्तियां इन प्रमुख कमेटियों को हेड कर रही थीं। और इन सब में सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। मतलब आजादी मिले सिर्फ 14 दिन हुए थे। इतनी जल्दी? हाँ, और ये उस वक्त की अर्जेंसी को दिखाता है। देश आजाद हो चुका था और उसे चलाने के लिए एक संविधान की फौरन जरूरत थी। राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि वो बाकी सभी कमेटियों की सिफारिशों को इकट्ठा करें, उन पर बहस करे और संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करें। ये सबसे मुश्किल काम था। इस कमेटी में 7 सदस्य थे। सिर्फ 7 लोग? हाँ, सिर्फ 7। इस ग्रुप में ऐसा क्या खास था? ये सिर्फ 7 वकीलों की टीम नहीं थी, ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों का एक पावर हाउस था। आपके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान का प्रकांड विद्वान था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे तेज तर्रार वकील थे, एन गोपाला स्वामी अयंगार जैसे अनुभवी प्रशासक थे। मतलब वो ड्रीम टीम। बिल्कुल। इस टीम को इस तरह बनाया गया था कि वो भारत की जटिल सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों से निपट सके। और उन्होंने इस काम को कितनी शिद्दत से किया, इसके आंकड़े भी कमाल के हैं। बताइए। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लंबा समय। इस दौरान 11 सत्र हुए जो 165 दिनों तक चले और सोर्सेस के मुताबिक खर्च आया लगभग 64 लाख रुपए। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाते हैं। संविधान के हर शब्द, हर क्लॉज पे घंटों बहस होती थी। कुछ भी हल्के में नहीं लिया गया। कुछ भी नहीं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि फरवरी 1948 में जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, हाँ, तो उसे सीधे पास नहीं किया गया। हाँ। उसे जनता के लिए प्रकाशित किया गया और लोगों को चर्चा करने, सुझाव देने और आलोचना करने के लिए 8 महीने का वक्त दिया गया। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। क्या हम आज कल्पना कर सकते हैं कि किसी बड़े कानून के ड्राफ्ट पर आम जनता को 8 महीने तक बहस करने का मौका मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र में गहरी आस्था को दिखाता है। वो सिर्फ अपने विचारों का संविधान नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज बना रहे थे जिसमें पूरे देश की आवाज शामिल हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। चलिए अब कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानते हैं जो इस कानूनी दस्तावेज के पीछे की कहानी को और मानवीय बनाते हैं। हाँ, ये दिलचस्प होगा। जैसे हमारा मूल संविधान टाइप या प्रिंटेड नहीं है, वो हाथ से लिखा गया है। हाँ, और ये खूबसूरत बात है। अंग्रेजी संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी शानदार इटालिक लिखावट में लिखा। क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वाव। और हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य ने। जब भी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तस्वीरें देखता हूं तो मैं उस कैलीग्राफी को देखकर हैरान रह जाता हूं।
उनके लिए ये सिर्फ एक लीगल टेक्स्ट नहीं था, एक कलाकृति थी। एक कलाकृति थी, एक पवित्र दस्तावेज। इससे पता चलता है कि वे इस काम को कितनी श्रद्धा से कर रहे थे। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, उसे सजाया भी गया। हाँ, शांति निकेतन के कलाकारों ने, महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के हर पन्ने पर भारतीय इतिहास और संस्कृति के चित्र बनाए हैं। सही, कहीं मोहनजोदड़ो की मोहर है तो कहीं नटराज की मूर्ति। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की हजारों साल की सभ्यता का प्रतीक भी है। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह एक हाथी था। एक हाथी। हाँ, शायद संविधान के विशाल आकार और उसकी ताकत को दर्शाने के लिए। मेक सेंस। संविधान सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, उसने एक नए राष्ट्र की कई और नींवें भी रखी। जी। जैसे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को सभा ने अपनी आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना। और हमें महिलाओं के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उस सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं। राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। सुचेता कृपलानी, जो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं की आवाज भी बराबरी से शामिल हो। तो इस सब का मतलब क्या है? 1934 के एक विचार से शुरू हुआ ये सफर 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। बिल्कुल। इसी दिन संविधान को अपनाया गया और आज हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। हाँ, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और ये 26 जनवरी की तारीख भी खास तौर पर चुनी गई थी, है ना? बिल्कुल। इस तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा। उस ऐतिहासिक दिन के सम्मान में ही हमारे गणतंत्र की शुरुआत के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक संकल्प का प्रतीक है। पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी दूरदर्शी और मेहनत से एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज 140 करोड़ लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। और यहाँ एक विचार जरूर मन में आता है। संविधान सभा में उस समय के भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग शामिल थे, जिन्होंने भविष्य की चुनौतियों का अंदाजा लगाकर ये दस्तावेज तैयार किया। सही। आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। भारत और दुनिया दोनों बहुत बदल चुके हैं। बहुत ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि एक पीढ़ी द्वारा लिखा गया संविधान आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कैसे करता रहता है, और आज के दौर में एक नागरिक के तौर पर हमारी इसे प्रासंगिक और जीवित बनाए रखने में क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।